आप लोग के साथ ले लो। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैं कुछ लोगों को एंटर करवाना चाहता हूँ, तो साथ में इंशाल्लाह वो भी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले ये है कि कंफ्यूज अबाउट एंक्लिक्स, वी आर हियर टू हेल्प यू। नर्सिंग, ये तो खैर कंसल्टेंसी की बात है, इसको हम नहीं करते। मेन चीज पे कंटेंट क्या है हमारा, व्हाट इज एंक्लिक्स इंजीनियर एग्जाम, how to prepare for it, registering with Board of Nursing, verifying your degree in PhD lessons, scheduling your NCLEX, and finding the right job for you in the USA. NCLEX is all about safe care. It's measure nursing knowledge and skill for safe entry level nursing practice. Mainly बात यह है कि NCLEX एग्जाम क्यों लिया जाता है, इसका मकसद क्या है। NCLEX एग्जाम लेने का मेन मकसद जो है वो ये है कि वो आप यूएस में जब प्रैक्टिस करेंगे एज अ नर्स, तो आप सेफ केयर देंगे ताकि आपके वजह से कोई पेशेंट हार्म ना हो जाए। ठीक है, तो सेफ एंट्री लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है। अच्छा, इसका ये बताया कि ये एग्जाम किस तरह होता है। इट इज कंप्यूटराइज एडाप्टिव टेस्टिंग एग्जाम। ये कंप्यूटर जजमेंट करता है, आपकी एग्जाम लेता है, जिसका लेंथ ऑफ टाइम 5 आवर्स होता है, जिसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो 150 तक होता है, लेकिन 85 150 तक आपकी एग्जाम, यही तक जो है ना वो 85 मिनिमम है, 150 मैक्सिमम है। ठीक है, और इन शॉर्ट इसमें जो है ना, द मोर आंसर यू गेट राइट द फास्टर यू विल फिनिश द एग्जाम। अगर आप ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करते हैं तो आप जल्दी जो है ना इंक्लेक्स मतलब 85 पे आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, इसमें हमारे पास कंटेंट क्या है, मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारे पास एनसीएसपीएन के एक सिलेबस है, जिनमें आप लोग इंशाल्लाह वो सिलेबस जब आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह पर्सनल भी किसको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं शेयर कर लूंगा। इससे मैं जो है ना आप लोग इसको, सॉरी मैं, इसमें ये है कि आपको पूरा कंटेंट सिलेबस समझ आएगा कि इसमें हमसे पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपके पास ये सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट, ये एक मेजर टॉपिक है। इसमें मेन सब टू कैटेगरीज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ केयर में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें जो है ना आपसे बेसिकली पूछा जाएगा डेलीगेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन इन लीगल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेलीगेशन क्या है मैं इन शॉर्टली बताऊंगा। ठीक है, कि डेलीगेशन में आपसे जो है ना पूछा जाएगा कि कौन सा काम आपने किसको टास्क असाइन करनी है। आपके पास आपके फ्लोर पे या आपके डिपार्टमेंट में आपके साथ और भी कुछ होंगे जो आपके अंडर काम करेंगे, जिसमें अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एलपीएन है, ठीक है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, जो आपके अंडर में काम करेगा। इसके बाद आपके साथ जो है ना होता है यूएनए अनलाइसेंस नर्स असिस्टेंट, जो आपके अंडर में जो है ना काम करेगा। और इसके बाद जो है ना आपके साथ जो है ना वो ठीक है, ये दो बंदे आपके अंडर में काम करेंगे और आप जो है ना 4 नर्स के अंडर काम करेंगे, जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में हेड नर्स कहते हैं। तो वो अकाउंटेबल होते हैं पूरा फ्लोर डिपार्टमेंट का। ठीक है, लेकिन आप जो है ना अपने पेशेंट जो असाइन पेशेंट्स है, आप इसके रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन आप इसके बेसिकली अकाउंटेबल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके पास सेफ्ट प्रायोरिटाइजेशन है। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये है कि कौन सा पेशेंट आपने फर्स्ट जो है ना आपने अटेम्प्ट करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ठीक है, लेकिन चारों में पहले ऐसे आप सेलेक्ट करें जो सबसे ज्यादा जो है ना वो आपके पेशेंट को सेव करता है। तो मतलब जिस तरह अगर मिसाल दे, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में आपका एयरवे क्लियर करना ये सबसे प्रायोरिटी में आता है। ब्रीथिंग भी जरूरी है, सर्कुलेशन भी जरूरी है, लेकिन अगर एयरवे क्लियर नहीं है तो ब्रीथिंग सर्कुलेशन आपके फायदा नहीं देता। इस तरह जो है ना आप प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चन इस तरह करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चन है, आपको जब पता चलेगा तो इसमें आपको कहा कि विच पेशेंट यू विल सी फर्स्ट, फर्स्ट या विच पेशेंट इमीडिएटली यू विल रिस्पॉन्स। इसी तरह कुछ की वर्ड्स होते हैं जिसके जो आपको जो है ना आप जब पढ़ेंगे उसको आपको में पता चल जाएगा कि ये आपके जो है ना प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चंस है। इसके बाद हम आते हैं लीगल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लीडरशिप मैनेजमेंट जो भी चीजें है, मल प्रैक्टिसेस है और मैनिफेस्टेशन जो हमने एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो सेफ एंड मैनेजमेंट ऑफ केयर में आएगा।
ठीक है, या पावर ऑफ अटर्नी हो गया, ठीक है, मतलब कौन बंदा जो है ना पेशेंट के रिस्पॉन्सिबल हो गया, अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट जो है ना ऐसी कंडीशन में चला जाए, कोमा में चला जाए कि वो खुद अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेगा, उसको पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफ केयर में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हमारे पास है सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें आपके आइसोलेशन प्रिकॉशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, फॉल रिस्क प्रिवेंशन के बारे में, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में। सेकंड हमारे पास मेजर पोर्शन जो है ना वो हेल्थ प्रमोशन है। अच्छा, अब हेल्थ प्रमोशन में क्या चीजें पूछे जाते हैं, इसमें जो है ना नो अलाइव स्टेज माइलस्टोन, इसमें आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर आपके बुढ़ापे तक जो भी डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, इसी सारे स्टेजेस में जो चेंजेस आते हैं, एजिंग आते हैं, या जो भी आपके जो है ना मेच्योरेशन के साथ जो हार्मोनल चेंज जो भी है, वो सारे की सारी चीजें हेल्थ प्रमोशन में ही काउंट होता है। सपोर्ट एज स्पेसिफिक नीड्स, जो एज स्पेसिफिक नीड्स है वो इसी को आप जो है ना आप उसको लुक आफ्टर करेंगे। प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, इसमें आप जो है ना पहले ही आप ये भी देखेंगे कि कौन सा पेशेंट है किस डिजीज के साथ आए, तो हमने ये तो ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन हमने प्रिवेंशन किस तरह करनी है। अगर कोविड आ गया तो हम कोविड की प्रिवेंशन कैसे करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है ना वो यूज करना है, ठीक है, और वैक्सीनेशन लगानी है। इस तरह ये चीजें जो है ना ये आपकी क्या करती है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अगर आप पहले स्टेज पे किसी डिजीज को पकड़ते हैं तो आप इसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप डिजीज को बाद में पकड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से बाद में आप उसको ट्रीट करेंगे। और टीच रिस्क रिडक्शन, आपने जो है ना रिस्क रिडक्शन के बारे में पढ़ना है कि आपने कौन सी चीजें करनी है जिसकी वजह से आपके पेशेंट की जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। और अर्ली साइंस डिजीजेस, आपके जो अर्ली साइंस सिम्टम्स होते हैं आपने पेशेंट्स की, वो देखना है कि कौन सा डिजीज जो है ना वो पेशेंट्स में आप अर्ली डायग्नोज करेंगे कि अर्ली आपके जो डायग्नोज ऑफ डिजीज होता है वो अर्ली हो जाए। इसके बाद साइकोसोशल इंटीग्रिटी में आपके कोपिंग मैकेनिज्म एंड एडाप्टेशन, हेल्प पेशेंट टू मैनेज स्ट्रेस एंड लाइफ चेंजेस। इसमें वो आप सबने जो है ना वो स्टेजेस वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म, 5 स्टेजेस ऑफ जो है ना वो डिनाइल स्टेज है कुछ, तो ये सारे जो है ना स्टेजेस ये इसी में ही आप कवर करेंगे। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है ना मेंटल हेल्थ में शिजोफ्रेनिया हो गया और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन हो गया, इस तरह ये सब बाइपोलर, ये सारी चीजें जो है ना इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो रिकॉग्नाइज एंड केयर फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशन। और लास्ट पे जो है ना साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इसमें बेसिक केयर एंड कंफर्ट है, फार्माकोलॉजिकल पेरेंटल थेरेपीज है, और रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल है, फिजियोलॉजिकल एंड एडाप्टेशंस है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपके एंक्लेक्स कंटेंट है। अगर किसी को इस कंटेंट के हवाले से नहीं पता, वो स्टिल भी मेरा एक लिंक भी यहाँ भी दिया है, वैसे मैं लिंक आपको NCSBN वेबसाइट पे जाए, वहां पे आपको कोर्स सिलेबस मिल जाएगा, आप उसको जो है ना वहां से अपना पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं और आप अपना स्टडी इसी लिहाज से जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप इस कंटेंट को कवर कर लें। इसके बाद मटेरियल के हवाले से अगर बात किया जाए, जो भी बंदा मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मटेरियल है जो हमने यूज की है, इसमें सबसे बेस्ट यूवर्ड है, और इसके बाद आपके पास जो है ना आर्चर है, वो सबसे बेस्ट है, और आप इसके क्यूबिंग और इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है ना ऐसे करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना सॉन्डर्स बुक भी बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन बात यह है कि बड़ा लेंथी है। अगर कोई लोग जो है ना इरिटेट हो रहे हैं कि हम इतना लेंथी बुक नहीं पढ़ सकते, हमारे पास स्टडी का या हमारा इतना स्टेमिना नहीं है, तो वो बंदा फिर यू वर्ड की क्यूबिंग और वीडियोस देख के अपना वो कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंडली हमारे पास सिंपल नर्सिंग के नोट्स एंड वीडियोस जो है ना, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। कुछ लोग सिंपल नर्सिंग की सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, तो नो डाउट इसमें भी कोई शक नहीं है, उसने भी काफी जबरदस्त जो है ना वो कंटेंट क्रिएट किए हैं। और आर्चर जो है ना वो तो आप लोग को मैंने बोला कि आर्चर इससे भी जबरदस्त है। इसके अलावा नियरेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान हमने पहले लिखा था कि फिलिपाइन था, मलेशिया था, ठीक है, लेकिन नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान लाहौर। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि अब 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए जो है ना वो देने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो है ना अपने मुल्क में अंदर ही इंटेलेक्स एग्जाम दे सकता है। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस किस तरह करना है, कोई बंदा खुद ही करना चाहते हैं तो इसका ये मेथड्स है। प्रोसेस फॉर न्यूयॉर्क USA, मैं आपको बताऊंगा कि जो बंदा डायरेक्ट एलिजिबिलिटी के लिए प्रोसेस करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो बंदा जो है ना CG फिनिश को पहले से इन्वॉल्व करके प्रोसेस करना चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसमें फर्क क्या है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर आप जो है ना प्रोसेस करना चाहते हैं थ्रू न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग, तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि इनिशियल एप्लीकेशन, वी विल फाइल योर एप्लीकेशन मेकिंग श्योर नो मिस्टेक इज बीइंग मेड टू अवॉइड एनी डिले। क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इस सर्टिफिकेशन में या एनालिसिस में कुछ गलतियां करती है जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन डिले हो सकता है। तो इसमें कोई मिस्टेक की
कोई मिस्टेक ना हो जाए तो जबरदस्त बात है कि आप अपना इनिशियल एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना करें ताकि आपकी प्रोसेस डिले ना हो जाए। इसमें मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं दो, चाइल्ड अब्यूज एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। ये अपने न्यूयॉर्क के है, ये कोई और लोग कहते हैं कि हमारे पास तो वैसे हमने ये दो सर्टिफिकेट की है तो क्या वो चलेगा? वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसका अपना जो सर्टिफिकेट है वही चलेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री एंड पीएनसी होगी। अगर किसी का डिप्लोमा है तो डिप्लोमा बेस पे भी अप्लाई कर सकता है। ही इज एलिजिबल फॉर, ही और शी एलिजिबल फॉर इंक्लेक्स एग्जाम, टू सिट इन इंक्लेक्स एग्जाम, अगर डिप्लोमा है। लेकिन इसका डिप्लोमा का मार्क जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके क्रेडिट और इसके बिहाफ पे पूरा होना चाहिए ताकि उसको फिर कोई रिजेक्शन ना आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स है जो डिप्लोमा बेस पे किया है और सब के सब तकरीबन एलिजिबिलिटी आ गया, किसी का कोई मसला नहीं है। अगर मसला आया है तो फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट में ही मसला आ सकता है। अच्छा, इसमें पीएनसी का वेरिफिकेशन करवाना होता है गुड स्टैंडिंग, जो कि पीएनसी में आप 3 फॉर्म सबमिट करवा देंगे जो कि वो आपको भेजेगा आपकी न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लिए वेरिफिकेशन। और जो आपका 2F फॉर्म होता है, चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री, पोस्ट आर्यन हो, ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म होगा। अगर बीएसएन है तो एक फॉर्म होगा। अच्छा, इसके बाद जब आपका 3 to 4 मंथ्स में एलिजिबिलिटी लेटर आ जाते हैं तो इसके बाद आपने ईटीटी के लिए अप्लाई करनी होती है। ईटीटी क्या है? ऑथराइजेशन टू टेस्ट यू आर एलिजिबल टू सिट इन इंक्लिक्स एग्जाम। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ होता है न्यूयॉर्क का, लेकिन अगर कोई और स्टेट चूज करेंगे तो उसका अपना डिफरेंट जो है ना ड्यूरेशन होगा। 3 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी 3 मंथ्स और 6 मंथ होता है। तो न्यूयॉर्क का 6 मंथ है और टेक्सास का या बाकी जो स्टेट्स है इसका 3 मंथ्स होता है। इसके बाद जब आपका एटीटी आ जाता है तो एटीटी के बाद आप फिर शेड्यूल करते हैं योर इंक्लिक्स आरएन एग्जाम, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका एग्जाम बुक हो जाए तो इसके बाद फिर आप इंक्लेक्स अगर पास करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपने पास नहीं किया तो आप जो है ना नेक्स्ट टाइम दोबारा एटीटी और इंक्लेक्स शेड्यूल करेंगे और दोबारा अटेम्प्ट देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि कोई भी बंदा आपका न्यूयॉर्क का प्रोसेस करना चाहते हैं, इसका एक्सपेंसेस क्या है मैं आपको क्लियर आज बता देता हूं कि इसके एक्सपेंसेस कितने आता है। वो आपने साथ जो है ना बिल्कुल नोट कर सकते हैं। इसमें आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं इसका $143 है। जब आप जो है ना सर्टिफिकेशन करते हैं इसका $35 फीस है। और इसके अलावा आप जो पीएनसी और कॉलेज वेरिफिकेशन करते हैं इसका ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 25 से लेकर 30,000 रुपए लग जाएगा, जो आपके सारे प्रोसेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा इस चीज के बारे में, ताकि कोई बंदा अगर आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। हम जो भी कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं बिल्कुल लोगों को क्लियर बता कि ये हमारा कंसल्टेंसी है, ये आपकी फीस है। लेकिन मेजॉरिटी जो आजकल लोग प्रोसेस करते हैं, मेरे पास काफी सारे वोचर वोचर आते हैं, इसमें लिखा होता है कि ये हम प्रोसेस करेंगे तो इनिशियल प्रोसेस का 1.5 लाख लेंगे, फिर इसके 1.5 लाख फिर लेंगे, फिर 1.5 लाख। अब एक लड़के का शेड्यूल जो है ना किसी ने मेरे पास शेयर की, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, उसने 5,75,000 का बिल बनाया था, जिसका अगर हकीकत में देखा जाए तो 2-2.5 लाख में इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर कंसल्टेंसी लेना भी चाहिए तो राइट या 1 लाख 1.5 लाख कंसल्टेंसी से ज्यादा जो भी लेता है वो ज्यादती करता है, ठीक है, मेरे बिहाफ पे, ताकि आप सबको पता हो कि इतना जो है ना वो चार्जेस। अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं होल्ड प्रोसेस, इसका अगर मेरे कंसल्टेंसी के थ्रू करना चाहते हैं तो 350 तक उसका A to Z प्रोसेस होगा। इसमें इसका एक्स्ट्रा एक पैसा भी नहीं लगा। कॉलेज, पीएनसी वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सेशन, एटीटी एग्जाम बुकिंग, कंसल्टेंसी और कंटेंट मटेरियल, यूवर्ड का आपको प्रॉपर यूवर्ड का कंटेंट, क्यूबिंग, वीडियोस, हर चीज आपको इसमें पैकेज कंप्लीट मिल जाएगा। अगर कोई किसी के थ्रू करना चाहते हैं 3,50,000 से बिल्कुल ना जाए आगे, जिस किसी को भी ना दे। अगर कोई ज्यादा मांग रहा है वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। इसके अलावा जो सीजीएफएस के बारे में बताओ, लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप सीजीएफएस क्यों नहीं करते। मैं बिल्कुल सीजीएफएस, जो बंदा सीजीएफएस करना चाहता है मैं बिल्कुल सीजीएफएस करूंगा जो, लेकिन मैं उसको वजह तौर पे बता दूं कि सीजीएफएस फर्स्ट टाइम आपको रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि आपको $495 फीस जो है ना सीजीएफएस की जब आप उसको पे करते हैं तो तकरीबन इसका पाकिस्तानी 1.5 लाख तक राउंड अबाउट बन जाता है, या 140 तक, ठीक है। तो अगर आप अभी ना करें तो इसके बाद जब आपका एंक्लिक्स पास हो जाए न्यूयॉर्क के थ्रू, इसके बाद आप जो है ना सीजीएफएस का अकाउंट क्रिएट कर लें और फाइनल में आप जो है ना वेज स्क्रीनिंग की फीस जमा करें। आपको $495 जो फीस पहले जमा करनी थी आपको इसकी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट्स निकला? बेनिफिट्स ये निकला कि आपको $495 बचत होगी। हाँ, अब इसमें ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपने तो कॉलेज और पीएनसी वेरिफिकेशन दोबारा करनी होती है वेज स्क्रीनिंग के लिए। तो जिसने पहले भी सीजीएफएस की है समटाइम स्टेट दोबारा फिर भी मांगता है, अगर आपने पहले नहीं की तो फिर जो है ना वो दोबारा मांगता है। तो दोबारा भेजने में अगर आपके ज्यादा चार्जेस आएंगे, वही 25 से 30,000 तक आपको दोबारा चार्जेस आएगा, लेकिन कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए जो है इनिशियली आपने देना था वो बचत हो जाएगा। तो ये इसका सीजीएफएस का फायदा है। लेकिन नुकसान तो यही है कि आपको 2 टाइम्स वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो पहले से सीजीएफएस करते हैं समटाइम उसको भी 2 टाइम्स करनी पड़ती है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है,
ठीक है। तो ये कोई बंदा सी डिफरेंस पहले करना चाहते हैं तो हम किसको मना नहीं करते, करें, लेकिन 1.5 लाख उसको बजट में इंक्रीज रखें। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन के। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक वो चीज भी शेयर करूंगा जिसमें एनसीएसबीएन का सिलेबस के बारे में मैंने जो बात की थी। अच्छा, ये आपके पास एनसीएसबीएन का सिलेबस है। पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट को देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट में ये आपके पास जो है ना, ये कंटेंट है। मैंने ये आप लोग को वैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे इसके कंटेंट का परसेंटेज लिखा है। सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ इन्फेक्शन कंट्रोल, इसका परसेंटेज अगर आप देखिए 15 to 21% आपका एग्जाम में मैनेजमेंट ऑफ केयर से आएगा। 10 to 16% आपको सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल से आएगा। हेल्थ प्रमोशन मेंटेन से 6 to 12% आएगा। साइको सोशल इंटीग्रिटी से 6 to 12% आएगा। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी में बेसिक केयर एंड कंफर्ट से 6 to 12%। फार्माकोलॉजिकल पेरेंटल थेरेपी से 13 to 19%। इन रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल 9 to 15%। इन फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन से 11 to 17% ये आपका आएगा। ठीक है। तो ये आपका टेबल है, इसमें परसेंटेज लिखा है। ठीक है। इसमें अगर आप इस सिलेबस को ले लें तो इसमें पूरा डिटेल से ये लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ केयर में क्या क्या चीजें पूछते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड एडवांस डायरेक्टिव एंड टू क्लाइंट प्लान ऑफ केयर, डेलीगेट सुपरवाइज केयर ऑफ प्लान प्रोवाइडेड बाय अदर्स, ये बिल्कुल इसके अलग अलग प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। मैं इंशाल्लाह वो भी लोगों के साथ फिर भी शेयर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन ये आपको डिटेल जो है ना वैसे भी सिलेबस से मिल जाएगा। तो होप सो कि आप इस चीज को लाजमी देखेंगे और इसी बिहाफ पे आप अपना कंटेंट को पढ़ें ताकि आपसे कोई चीज स्किप ना हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें सेफ इन्फेक्शन कंट्रोल का ये भी पूरा उन्होंने जो है ना बुलेट्स में दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ये मतलब बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन यू विल स्टडी दिस लाइक दिस। तो ये इसका आपको इसी तरह तकरीबन ये सारे कंटेंट बुलेट्स फॉर्म में मौजूद है। ये पूरा आपके पास सिलेबस है, ये आपको इंसिस्टेंस सिलेबस से भी मिल जाएगा। किसी को फिर भी नहीं मिल रहा तो वो पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इनके साथ वो लिंक शेयर करूंगा, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक केयर एंड कंफर्ट जो है ना, यहाँ इसका भी सिलेबस है। तो ये आपके पास सारा के सारा सिलेबस है। और आप उसको अगर मजीद भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपके पास ये फर्दर डिटेल में भी सारे मौजूद होता है। ठीक है। आप उसको एक बाय एक भी पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ती है। तो मेरे ख्याल में इसको लाजिमी पढ़ा जाए। 59 पेजेस है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें इतना जरूर पता चल जाएगा कि आपसे एंक्लिक्स में यही चीजें पूछेगा। आप उसी चीजों को लाजिमी अपने स्टडी कंटेंट में कवर करें ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके बाद जिस बंदे ने एंक्लिक्स पास किए तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा वाजह कर दूंगा कि उसका क्या सीन होता है ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है। ये मैं आपके साथ वो चीज भी शेयर करवा देता हूँ। सॉरी। मैं वहाँ वो भी डाउनलोड कर देता ताकि आप लोग को दिखा दूं कि वो चीज भी जो है ना आप लोगों ने करनी है। अच्छा, ये आपका वीजा, अगर आपका एंक्लिक्स पास हो गया तो इसके बाद ये द वीजा टाइमलाइन, ये हमने आपके जब एंक्लिक्स पास हो जाए इसके बाद आप किसी भी एजेंसी के साथ या किसी के साथ एनरोल हो जाए तो इसमें आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका वीजा पिटीशन फाइल हो जाता है। योर यूएस एम्प्लॉय फाइल I-140 इमिग्रेशन पिटीशन फॉर अलाइन वर्क ऑन योर बिहाफ विद द यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसको कहते हैं USCIS। ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है रिसीविंग प्रायोरिटी डेट, आपको एक डेट मिल जाता है कि ये आपका डेट होगा। इस वो डेट जब करंट हो जाए तो आप
एमबीएससी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद I-140 जब अप्रूव हो जाए तो इसके बाद आपने फी बिल इशू करनी है एनवीसी को, जिसका 350 या जितने भी डॉलर फीस है, लेकिन वो एजेंसी मेजॉरिटी करती है। जब फी बिल पेड हो जाए तो इसके बाद आपको DS-260 कंप्लीट करनी है, जो फॉर्म्स होते हैं, अगर जो भी कोई बंदा जाना चाहते हैं इस हिसाब से जो है ना आपका बंदा जो है ना वो फॉर्म फिल करेगा और अपना वो करवा देगा। इसके बाद आपका एनवीसी डॉक्यूमेंट्स जब आप उसको सबमिट करेंगे, इसके बाद आप डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड हो जाएंगे, और जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप वेट करेंगे वीजा बुलेटिन एंड प्रायोरिटी डेट के लिए। जब वो आ जाएगा तो काउंसलर प्रोसेस ऑन एडजस्टमेंट स्टेटस, फिर आप कोई भी एमबीसी जो आपने सेलेक्ट की हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी एमबीसी हो, एमबीसी इंटरव्यू के लिए आप शेड्यूल किया जाएगा, और फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपको वीजा मिल जाएगा और आप यूएसए मूव करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट एंक्लिक्स प्रोसेस। तो ये आपका पोस्ट एंक्लिक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि काफी लोगों को समझ आ चुका होगा एंक्लिक्स के प्रोसेस के हवाले से, और एंक्लिक्स एग्जाम किस तरह होता है, ये कौन सी कंट्री के लिए होता है। तो ये दोबारा बता दो कि एंक्लिक्स जो है ना यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लेकिन प्रोसेस हर कंट्री का अलग अलग है। कनाडा का प्रोसेस वेस्ट के थ्रू करते हैं, अपारा के थ्रू। आप जो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं वो अपारा को यूज करे। ठीक है, और कोई बंदा जो है ना यूएसए के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका हमने एक्सप्लेन कर दिया, सीजे फिनिश या न्यूयॉर्क के थ्रू प्रोसेस करेंगे। तो हमारे पास जो है ना टाइम का थोड़ा सा इशू आएगा, 10 मिनट्स आई थिंक की टाइम रहता है, 8-9 मिनट्स। इसके बाद अगर ये खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो आप दोबारा इस लिंक को ओपन करें, मैं दोबारा आप लोग के पास आऊंगा। जिसका जो भी कोई क्वेश्चंस हो आप ओपनली पूछे, जहां समझ नहीं आए हो आप अपना क्वेश्चंस करें, हम आपको आंसर देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो है ना चीजें हमने क्लियर कर दी। इसके बाद जो है ना किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये एंड हो जाए तो इसके बाद आप दोबारा लिंक ज्वाइन करें और हमसे दोबारा जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।